हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका अपना वीरेंद्र सिंह, आपके अपने ही यूट्यूब चैनल वीरेंद्र सिंह ट्यूटोरियल डैश 1991 पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। उम्मीद है कि आप सभी खुश होंगे, अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आइए हम आज की कड़ी को आगे बढ़ाते हैं। अपने जुडिशरी का जो टॉपिक बचा हुआ था उसको पार्ट 3 में कवर करने की पूरी कोशिश करते हैं। तो जुडिशरी के अंदर क्या क्या काम होते हैं, कौन कौन सी एप्लीकेशन हम फाइल कर सकते हैं, किस टाइप की कंप्लेंट हम कहाँ पर रजिस्टर कर सकते हैं, केस कितने टाइप का होता है, कोर्ट में कौन कौन से केस की सुनवाई की जाती है, उसके ऊपर कौन से सेक्शन के तहत हमें सजा हो सकती है या नहीं हो सकती, क्या फैसला आएगा, इन सब के बारे में देखते हैं। तो चलो आगे बढ़ते हैं और इसको हम शुरू करते हैं कोर्ट के टाइप में। तो सबसे पहला है डिफरेंस बिटवीन क्रिमिनल केस एंड सिविल केस। जो क्रिमिनल केस और सिविल केस दोनों में क्या अंतर है। क्रिमिनल केस का मतलब देखो, नाम से ही पता लग रहा है क्रिमिनल। क्रिमिनल का मतलब कोई क्राइम किया होगा, आप लोगों ने कोई क्राइम किया होगा, इसी वजह से आप क्रिमिनल कहलाते हो। यहां पर दो वर्ड यूज होते हैं बेटा, ध्यान देना। एक वर्ड यूज होता है क्रिमिनल और एक वर्ड यूज होता है अक्यूज्ड। अक्यूज्ड वो होता है जिसके ऊपर इल्जाम लगाया जाता है, लेकिन अभी तक उसके ऊपर ये साबित नहीं होता कि क्राइम इसी ने किया है। फॉर एग्जाम्पल, आपसे कोई भी गलती हो जाती है, आपके खिलाफ कोई कंप्लेंट एफआईआर दर्ज हो जाती है। एफआईआर का मतलब होता है फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। एफआईआर जो कि हम पुलिस स्टेशन के अंदर लॉन्च करते हैं। तो एफआईआर आपके ऊपर जब लॉन्च हो जाती है, वो केस कोर्ट में चला जाता है, तो ये कोर्ट डिसाइड करता है कि आपकी गलती है या नहीं। कोर्ट ने अगर आपको गुनहगार साबित कर दिया, अगर आपकी गलती साबित की है, तो आप क्रिमिनल हैं। और अगर कोर्ट ने आपको बाइज्जत बरी कर दिया, केस को डिस्पोज कर दिया, आपके ऊपर कोई सजा ना देकर, तो आप अक्यूज्ड कहलाएंगे, आप क्रिमिनल नहीं कहलाएंगे। जब आपके ऊपर कोई भी केस फाइल होता है तो आप अक्यूज्ड बन जाते हैं। सिंपल सी भाषा में कहना चाहता हूं, जब भी आपके ऊपर कोई भी केस फाइल होता है तो आप अक्यूज्ड बन जाते हैं। और जब आपको कोर्ट की तरफ से सजा मिल जाती है, आपके ऊपर कोई भी 1 साल, 1 महीना, 2 महीना, 6 महीने, कितने भी टाइम की आपको सजा जब दी जाती है, सेंटेंस ऑफ जेल जब दी जाती है, तो आप क्रिमिनल कहलाते हैं। तो क्रिमिनल केस के अंदर आप एक आइडिया आपको लग गया होगा कि हम किस किस चीजों की बातें करते हैं। देखो, क्रिमिनल केस में हम किसकी बात करते हैं, डील्स विद कंडक्ट और एक्ट दैट द लॉ डिफाइंस एज ऑफेंस। जिसको कानून एक ऑफेंस बताता है, जिसको कानून एक ऑफेंस बताता है, उनके बारे में जहां भी हम पढ़ते हैं, या उन सभी चीजों की जब हम जानकारी को एक जगह लेके जाते हैं, तो वो हमारे सारे क्रिमिनल केस बन जाते हैं। लाइक थेफ्ट, चोरी का केस, मर्डर का केस, किसी का भी किसी की हत्या कर देना, किसी को मार देना, तो ये सारे मर्डर में आते हैं। इसी में हम डोरी का भी एग्जांपल ले सकते हैं कि शादी ब्याह के टाइम पर जब लड़की लड़के के घर पहुंचती है, या लड़की और लड़के के जब पेरेंट्स आपस में बात करते हैं, तो लड़के के घर वाले लड़की के घर वालों के ऊपर प्रेशर डालते हैं और भी दहेज देने के लिए, और भी डोरी देने के लिए, कि हमें गाड़ी चाहिए, हमें बाइक चाहिए, हमें पैसा चाहिए, हमें ज्वेलरी चाहिए। इस टाइप की प्रताड़ना जब किसी भी लड़की के साथ लड़के पक्ष की तरफ से की जाती है, तो ये केस भी एक क्रिमिनल केस बन जाता है। तो क्रिमिनल केस के अंदर आपको सजा मिलती है। अगर आप गुनहगार साबित हुए तो आपको सजा मिलेगी क्रिमिनल केस में। अगर आपको सजा नहीं मिलती है तो आप बाइज्जत बरी हो सकते हो, आप घर वापस आ सकते हो। It usually begin with the lodging of an FIR। FIR मतलब फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। जो भी आप इंफॉर्मेशन देते हैं पहली बार पुलिस स्टेशन में जाके, उसी को FIR कहते हैं, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। FIR की फुल फॉर्म बनती है, ऑब्जेक्टिव टाइप में आपके एग्जाम में आ सकती है कि इनमें से FIR की फुल फॉर्म क्या है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। तो जब भी आप अपने पुलिस स्टेशन में जाके FIR को लॉन्च करते हैं, उसके बाद जो आपके पुलिस स्टेशन में जो आपका IO बनेगा, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो बनेगा, वो उसकी इन्वेस्टिगेट, आपने जो भी कंप्लेंट लिखवाई है, वहां पर जो इन्फॉर्मेशन उनको दी है, वो इन्फॉर्मेशन सही है या गलत है,
उसको इन्वेस्टिगेट करने का काम आपके आईओ का होता है। आईओ मतलब इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर का काम होता है, और वो उस चीज को इन्वेस्टिगेट करेगा। इन्वेस्टिगेट करने के बाद उस केस को कोर्ट में पहुंचा देगा। अब आगे कोर्ट का क्या फैसला आता है, क्या डिसीजन आता है, वो सारे के सारे एविडेंस, सारे के सारे प्रोसिक्यूशन सबको इकट्ठा करके, सबसे सारी चीजें चेक करके, और फिर आपको फाइनल डिसीजन तक पहुंचता है, फाइनल स्टेटमेंट तक पहुंचता है, और उसके तहत आपको बताया जाएगा कि आप क्रिमिनल हैं या नहीं है। अभी तक अक्यूज्ड है, क्रिमिनल बनते हो या नहीं बनते हो, ये फाइनल स्टेटमेंट के ऊपर डिसाइड होता है। तो ये हमारा क्रिमिनल केस है। उसके बाद हम बात करते हैं आगे सिविल केस की। तो सिविल केस डील्स विद एनी हार्म और इंजरी टू राइट्स ऑफ एन इंडिविजुअल। अगर किसी इंसान के अधिकारों के ऊपर चोट पहुंचाई जाए, ठेस पहुंचाई जाए, उनको नुकसान पहुंचाया जाए, तो उसको हम सिविल केस के अंदर काउंट करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम कोई भी जमीन बेचते हैं या कोई जमीन खरीदते हैं, या रूम रेंट की और उसके मालिक की अगर कोई बात है, तो इस केस को हम सिविल केस में काउंट कर सकते हैं। डाइवोर्स वगैरह भी सिविल केस के सिविल केस का ही एक पार्ट है। आजकल डाइवोर्स का बड़ा ही चलता रहता है। तो डाइवोर्स जो है वो लड़के और लड़की दोनों के पक्ष में, दोनों की एग्रीमेंट से, बेटा डाइवोर्स जो है वो लड़का और लड़की दोनों के पक्ष से म्यूचुअल भी हो सकता है, या किसी एक को प्रेशराइज करके भी हो सकता है। कोई भी वजह हो सकती है, इसके पीछे कोई स्पेसिफिक वजह नहीं है। तो जब भी जमीन की बात आती है, जमीन को खरीदने या बेचने की बात आती है, या मकान मालिक और जो किराएदार है उनके बीच में अगर कोई डिस्प्यूट हो जाता है तो भी, या डाइवोर्स का कोई मैटर है तो भी, ये सारे के सारे केसेस कहां पर जाएंगे? सिविल केस के अंदर जाएंगे। और सिविल केस में क्या होगा? इसमें पेटिशन लगाई जाएगी। पेटिशन हैज टू बी फाइल्ड बिफोर द रिलीवेंट कोर्ट बाय द अफेक्टेड पार्टी। अफेक्टेड पार्टी मतलब जिसका नुकसान हुआ है वो पार्टी अपने फेवर में एक पेटिशन फाइल करती है। लेकिन यहां पर एक बात ध्यान देने की है, क्या कि जब हम रेंट की प्रॉपर्टी की जब बात करते हैं, रेंट की बात करते हैं, तो यहां पर दोनों में से कोई भी फाइल कर सकता है। रेंट की जब बात करते हैं तो मकान मालिक भी और किराएदार भी, दोनों ही फाइल करने के अधिकार दोनों को मिलते हैं। दोनों में से कोई भी जो पेटिशन है वो फाइल कर सकता है। इसमें आपको सजा नहीं मिलती। क्रिमिनल केस में आपको, अगर इसकी यहां पर हम डाइवोर्स के मैटर को छोड़ देते हैं अभी, तो सेल ऑफ लैंड या परचेस ऑफ गुड्स या रेंट मैटर्स, इनकी अगर हम बात करते हैं तीनों की, या तो जमीन को बेचने या खरीदने की बात हो, या फिर कोई भी सामान आपने किसी दुकान से खरीदा या बेचा है उसकी बात करते हैं, या मकान मालिक या किराएदार की बात करते हैं, तो इस कंडीशन में आपको सजा नहीं मिलती। तो सजा नहीं मिलती तो कोर्ट में जाने का फायदा क्या है? तो कोर्ट में जाने का बेटा फायदा ये है कि आपके हक में फैसला आ सकता है अगर आपने सारे के सारे एविडेंस या सारी की सारी बातें बिल्कुल सही बताई हैं, तो फैसला या फाइनल स्टेटमेंट आपके फेवर में आ सकती है। अगर जमीन का मामला है तो जमीन आपके फेवर में आ सकती है, आपको जमीन वापस मिल जाएगी। अगर आपका कोई सामान से रिलेटेड कोई केस है और आपको कोई डिफेक्टेड सामान मिल गया या टूटा फूटा सामान मिल गया, तो आपने कंप्लेंट फाइल की है, तो भी आपको वो सामान नया देने की बात की जाएगी कोर्ट के अंदर। क्लियर है बेटा? ये सिंपल सा डिफरेंस है क्रिमिनल और सिविल केस के अंदर। इसमें जब आगे बढ़ते हैं, डज एवरीवन हैव एक्सेस टू द कोर्ट? क्या हर कोई भारत देश के अंदर, अभी फिलहाल अगर हम रफ डेटा की बात करते हैं, ऑफिशियल डेटा नहीं है, ये सेंसस की बात हम नहीं कर रहे क्योंकि ऑफिशियल सेंसस अभी हुआ नहीं है, तो हम एक पेपर वर्क की बात जब करते हैं, तो आज के टाइम पर हमारा इंडिया पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग वर्ल्ड का नंबर 1 कंट्री बन चुका है। हम चाइना को भी पीछे छोड़ के जा चुके हैं। बेटा ये प्राउड वाली बात नहीं है, ये शर्म की बात है कि इतना बड़ा देश भी हमारा नहीं है। और टोटल वर्ल्ड में जितने भी देश हैं, अकॉर्डिंग टू यूएनओ बात करते हैं तो 193 कंट्रीज हैं। उन 193 कंट्रीज में से अगर हम एरिया की बात करते हैं तो एरिया में हम 7वें नंबर पे आते हैं, लेकिन पॉपुलेशन में हम पहले नंबर पे आ गए। तो बेटा यहाँ पर पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ जाएगी।
और इसी की वजह से गरीबी, बेरोजगारी, बहुत सारी चीजें बढ़ जाएंगी। हमें आगे आकर, हमें जो आगे आने वाला जो टाइम है उसमें और भी ज्यादा दिक्कत हो सकती है। तो पॉपुलेशन को कंट्रोल करना बहुत ही एक अहम मुद्दा बन जाता है। खैर ये हमारा टॉपिक नहीं है, हम वापस अपने जुडिशरी पे पहुंचते हैं। तो क्या हर एक इंसान को कोर्ट में जाने का अधिकार मिल जाता है, एक्सेस मिल जाता है? जी हाँ, बिल्कुल मिल जाता है। हर भारतीय नागरिक को, भारत देश के जितने भी नागरिक हैं, जो 140 141 करोड़ 141 करोड़ जो इंसान भारत के अंदर है, जो पॉपुलेशन हो चुकी है, उन सबको ये राइट मिल जाता है, ये अधिकार मिल जाता है कोर्ट में जाने का। ऑल सिटीजन ऑफ इंडिया कैन एक्सेस द कोर्ट्स इन दिस कंट्री। हर भारतीय नागरिक कोर्ट में जा सकता है अगर उनके साथ कुछ भी मिसबिहेव होता है, कोई मिसकंडक्ट होता है, या उनके कोई किसी अधिकार का वायलेशन किया जाता है। इट इम्प्लाइज दैट एवरी सिटीजन हैज अ राइट टू जस्टिस थ्रू द कोर्ट्स। कोर्ट के जितने भी हमारे जो कोर्ट मैंने पिछले पार्ट्स में कवर किए थे, सबॉर्डिनेट कोर्ट है, हमारा हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, तीनों के बारे में हम पढ़ चुके हैं। तो उनमें से हम कहीं भी जाकर अपने फेवर में या अपने अधिकार को बचाने के लिए पहुंच सकते हैं, एक्सेस ले सकते हैं जुडिशरी के लिए। इन द अर्ली 1980s, अगर 1980 के पहले दशक की हम बात करते हैं, 1980 का जो दशक था, जो डेकेड था, उसकी शुरुआत के टाइम की बात करते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने एक मैकेनिज्म चलाया था जिसका नाम था PIL। PIL का मतलब पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। PIL का मतलब क्या है? पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। ये फुल फॉर्म आ सकते हैं आपके एग्जाम में, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, PIL। ये यहां पर मैं अंडरलाइन कर देता हूं इसको, PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। इससे क्या होगा? इससे आपका जो जस्टिस है उसका एक्सेस ज्यादा हो जाएगा। यानी कि अभी अगर हम बात करते हैं अपने देश की, तो बहुत सारे केसेस कोर्ट में पेंडिंग हैं, तो उनके ऊपर सुनवाई नहीं हो पाती, टाइम टू टाइम सुनवाई नहीं हो पाती। तो जल्दी से जल्दी लोगों को उनका फाइनल डिसीजन मिल जाए, उनका न्याय मिल जाए, उसी के लिए कोर्ट ने PIL की शुरुआत की थी, टू इंक्रीज एक्सेस टू जस्टिस। और दूसरी बात इसमें यह है कि अगर हम कोई किसी भी मामले में कोर्ट में जाते हैं, चाहे वो मर्डर का केस है, वो थेफ्ट का केस है, या वो लड़ाई झगड़े का केस है, या एक्सीडेंट का केस, कुछ भी केस हो सकता है। अगर हम किसी भी केस में कोर्ट में जाते हैं, हर कोई तो कोर्ट में नहीं पहुंच सकता, क्योंकि इस देश में गरीब इंसान भी है, मिडिल क्लास फैमिली भी है, अमीर लोग भी हैं। तो अगर गरीब आदमी की हम बात करते हैं, पुअर पर्सन की बात करते हैं, पुअर पीपल की बात करते हैं, तो इनके पास ज्यादा पैसा बेटा नहीं होता। और जब भी हम कोर्ट में जाते हैं तो वहां पर बहुत ज्यादा पैसा खर्च हो जाता है। जो डेट जो आती हैं, जो तारीखें जो लगती हैं, वो आपने फिल्म देखी है ना सनी देओल की, तारीख पे तारीख जज साहब, तो जज साहब यहाँ तारीख नहीं देते, तो उसी तारीख के लिए ही आपको पैसा देना पड़ता है। तो जब भी आप वकील को हायर करेंगे, आप वकील को पैसा देंगे, और गरीब इंसान के पास इतना पैसा नहीं है कि वो वकील को पैसा दे पाए। उस बेचारे के पास अपना पेट भरने के लिए पैसा नहीं है, तो वकील को पैसा कैसे देगा? इसी वजह से बहुत सारे केसेस हमारे इंडिया में पेंडिंग रह जाते हैं, कोर्ट तक पहुंच नहीं पाते। तो उन्हीं लोगों को ही जस्टिस दिलवाने के लिए हमारे सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने PIL जैसी चीज को लागू किया है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। हम जनता के फेवर में ये काम किया है ताकि हर कोई जस्टिस के लिए एक्सेस कर पाए। अब इसमें PIL कौन लगा सकता है? हर इंसान PIL लगा सकता है, मैं भी लगा सकता हूं, आप भी लगा सकते हैं, कोई थर्ड पर्सन भी लगा सकता है। अब क्वेश्चन ये है कि क्या मैं आपके फेवर में PIL लगा सकता हूं, या आप मेरे फेवर में PIL लगा सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल आपने सही सुना है, आप PIL लगा सकते हैं मेरे फेवर में, मैं PIL लगा सकता हूं आपके फेवर में, कोई तीसरा आदमी PIL लगा सकता है किसी फोर्थ पर्सन के लिए। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है बेटा यहाँ पर कि PIL लगाने के लिए उसी इंसान का होना जरूरी है, ऐसा नहीं है, PIL कोई भी लगा सकता है। It allowed any individual or an organization to file a PIL in the High Court or in the Supreme Court on the behalf of those rights, on the behalf of those whose rights were being violated।
जिनका अधिकार के साथ वॉयलेशन हुआ है, जिनके अधिकार को वॉयलेट किया गया है, उनके बिहाफ पर कोई भी इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन या ऑर्गेनाइजेशन PIL फाइल कर सकता है। इसके लिए ऐसा कोई भी मैंडेशन नहीं है, कोई भी मैंडेटरी रूल नहीं है कि उस इंसान को ही कोर्ट की तरफ या कोर्ट में जाना पड़ेगा PIL के लिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। और बेटा अब क्वेश्चन आपके दिमाग में ये आ जाना चाहिए कि PIL सर लगाते कैसे हैं। तो बेटा PIL लगाने के लिए आपको कोई महान काम नहीं करना। PIL के लिए आपको सिर्फ एक लेटर लिखकर पोस्ट करना है या फिर एक टेलीग्राम पोस्ट करना है कोर्ट के लिए। आपके सबॉर्डिनेट कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में आप PIL अपील कर सकते हैं, एक पेटिशन फाइल कर सकते हैं किसी भी के फेवर में। आप अपने फेवर में भी कर सकते हैं, दुनिया के फेवर में भी कर सकते हैं, अननोन आदमी के फेवर में भी कर सकते हैं, नॉन पर्सन के फेवर में भी कर सकते हैं। तो ये सब चीजें थी आज के पार्ट में। और आज के पार्ट को देखने के बाद आपको क्रिमिनल सिविल केस में डिफरेंस क्या है, ये बहुत लोगों का क्वेश्चन बना रहता है कि पता ही नहीं चलता कौन सा केस सिविल है, कौन सा केस क्रिमिनल है। तो मेरे ख्याल से ये आपको क्लियर हो गया होगा कि कौन सा केस सिविल में आता है, कौन सा केस आपका क्रिमिनल के अंदर आता है और कैसे कैसे हम एक्सेस कर सकते हैं। तो इसमें जो हम मिड डे मील की अगर हम बात करें, इसी में अगर हम मिड डे मील की बात करें जो 2005 में लागू की गई थी स्कीम तमिलनाडु के अंदर, तो मिड डे मील की जो स्कीम है वो भी PIL के तहत लागू की गई थी, उसमें भी PIL लगाई गई थी। और PIL के तहत ही आजकल जो स्कूलों के अंदर मिड डे मील जो मिलता है, खाना जो बच्चों को मिलता है, वो PIL का ही एक रिजल्ट है। तो ये वीडियो आपको पूरी देखने के बाद बेटा कैसी लगती है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बिल्कुल लिखकर जरूर बताओगे, मुझे पूरा यकीन है आप लोगों के ऊपर। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो आप लाइक बिल्कुल जरूर करना, और अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेटा जल्दी से जाकर सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाली हर एक वीडियो आपके YouTube के नोटिफिकेशन के अंदर पहुंच जाए और आपकी आने वाली जितनी भी वीडियोज हैं उनसे आप दूर ना हो पाए। और आपके और मेरे बीच में ये जो नॉलेज का ट्रांसफर जो हो रहा है, आप कुछ सुन रहे हैं, मैं कुछ बता रहा हूँ, या कमेंट के थ्रू आप कुछ बता रहे हैं, मैं कुछ सुन रहा हूँ, तो ये आदान प्रदान होता रहे। तो बेटा मुझे बड़ी ही खुशी होगी जब आप मुझे कमेंट करके अपने डाउट शेयर करेंगे और ये बताएंगे कि वीडियो आपको कैसी लगी और अगला किस टॉपिक के ऊपर अगली वीडियो आपको चाहिए, ये भी आप कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बता सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक बने रहिए हमारे साथ, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। आप सभी का एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।